नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ अंशुमान जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कि इस शो के कौन से 4 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अर्थात पर, इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे। 2 अहम सवालों को चुना गया है आज के शो के लिए। इसके बाद आपकी इनकम की बात आज काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बृहद है। आप सुनिएगा विस्तार से और समझिएगा, फ़ायदा भी पक्का होगा। और चलते चलते आपको बताएंगे एक खास किताब के बारे में अंशुमान जी, जो उन्होंने अभी हाल में ही पढ़कर ख़त्म किए। तो ये 4 पड़ाव होंगे हमारे आज के इकोनॉमिकम के। अब शुरुआत लौटते हैं ऊपर और करते हैं अर्थात के विषय की। अर्थात का विषय बड़ा समसामयिक है और बड़ा ऐसा है जिसके बारे में आप जानना समझना चाहेंगे। आपने हाल फिलहाल में, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रुचि रखते हैं, तो ये सुर्खियां ज़रूर पड़ी होंगी कि अमेरिका में, यूरोप के कुछ देशों में हड़तालें चल रही हैं। कहीं कंपनियों के बाहर कर्मचारी बैठे हैं, कहीं तालाबंदी हो गई है, कहीं शिफ्ट में काम नहीं हो पा रहा है। ये हड़तालें, चक्काबंदी, आंदोलन, ये सब आप सुनते हैं तो आपके जहन में पहले क्या आता है? मैं बताता हूँ। मेरे जहन में आती हैं बॉलीवुड की वो 80-90 के दशक की फिल्में जिसमें मिलों में हड़ताल हो जाती थी, चक्काबंदी हो जाती थी और उसमें काम नहीं होता था, ठप कर दिया जाता था काम, प्लांट रोक दिए जाते थे। ये मुझे तो वहाँ की याद दिलाते हैं। लेकिन ऐसा अब क्यों हो रहा है? आज के अर्थात में आप ये जानेंगे कि देश में नहीं, दुनिया में कौन सी बड़ी हड़तालें अभी पिछले 1 साल में हुई, वो हड़तालें क्यों हुई, हड़तालों का दौर क्यों लौट आया, किस वजह से लौटा, क्या उनका असर होगा, ये जिस समय लौटा है ये समय क्यों बहुत नाजुक है कंपनियों के लिए, उद्योगों के लिए, व्यवसायों के लिए। तो ये सब कुछ आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। बस अगले 25 मिनट दम साध कर बैठिए और ये इकोनॉमिकम देखिए। शुरुआत पहले सवाल के साथ अंशुमान जी से करते हैं। सर, हड़ताल पर क्यों लिखा आपने? शुभम, पिछला संस्करण जिन लोगों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। हमने 1970s की बात की थी और उसका शीर्षक भी था जैसा 70 वैसा 23। तो 70 और 23 में एक समानता हमको मध्य पूर्व और अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों और अरब इजराइल युद्ध और इसके बीच में दिखती है। पर 1970 का एक और फिनोमेना, जब हम 70 से आज के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो एक और परिदृश्य हमें यहाँ से दिखाई दिया और ये बेहद चौंकाने वाला था। इसमें ये इसलिए चौंकाने वाला था कि अरब इजराइल युद्ध या फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा लंबे समय से चल रहा है, या दुनिया में कूटनीतिक रणनीतिक पेशबंदी, हथियारों की होड़, ये सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं। पर ये जो अब हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, चाइना में, इसे भूला हुआ इतिहास मानकर दफन कर दिया गया था। मान लिया गया था कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तनख्वाहें बढ़ी, लोगों को अच्छी नौकरियां मिलने लगी। पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट अब इतिहास की किताबों में पढ़ने लायक हो गया। ट्रेड यूनियन के पुरोधा, प्रवक्ता, कंपनी जो संगठन थे वो सब खत्म हो गए। लंबा समय हो गया, भारत में भी लोगों ने ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स का, लेबर आंदोलन का जिक्र ही नहीं सुना। बल्कि अब जो हाल के दिनों में जब स्टार्टअप से नौकरियों की छटनी हुई तो कई सारे उत्साही ट्रेड यूनियनिस्ट ने ये पूछा भी सवाल कि काश ऐसा हो पाता अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता। बहरहाल माना गया कि इतिहास का जो पहिया था वो इतना भारी था, इतिहास के रोलर ने सारे ट्रेड यूनियन और विरोधों को रौंद कर ख़त्म कर दिया और दुनिया अब ऐसी है जहां नौकरियों के आने पर जाने पर कोई भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं बनते या कहीं कोई हड़तालें नहीं होती। लेकिन जो खबर अमेरिका से आई उसे सुनकर आप चौंकेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है आपके पास तक भी पहुंच रही हो, लेकिन बहुत सारी खबरों की भीड़ में ये दुनिया के अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव थोड़ा सुर्खियों से पीछे चला गया और हम वहाँ आपको लेकर जाते हैं और इस यात्रा में बताते हैं। अक्टूबर का पहला सप्ताह था जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की तबाही बरसने लगी थी। उस समय तक जंग शुरू हो गई थी। उस समय अमेरिका की ऑटो कंपनियों के मालिक पसीने से में भीगे हुए थे। मतलब उनको लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने जैसी स्थिति आ गई। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि एक तो कोविड के कारण 2 साल तक कोई बिक्री नहीं हुई, फिर चिप की सप्लाई की समस्या आई, फिर अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार शुरू हो गया। ऑटो कंपनियों को ग्राहक ही नहीं मिले, कभी सामान नहीं, ग्राहक नहीं, कभी कच्चा माल नहीं, और अब ये नई समस्या शुरू हो गई। वो इस बात से नहीं डरे थे कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, आग लगेगी और तेल महंगा होगा तो गाड़ियाँ कम बिकेंगी। पर उनको पता था कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है। उनको लग रहा था कि एक ऐसी उलझन जिसे 30 साल पहले वो पीछे छोड़ आए थे, जिसे दफन कराए थे, जिस पर को इतिहास की किताबों में लिखकर बंद कर दिया गया था, वो वापस लौट आई। और ये पुराना
दौर, ये पुरानी उलझन बेहद ताकत के साथ और ज़बरदस्त नई ताकत के साथ लौट कर आई अमेरिका में। हुआ ये कि 13 अक्टूबर को केंटकी में फोर्ड का एक संयंत्र है जहाँ पर ट्रक्स बनते हैं, फोर्ड के बड़े ट्रक्स बनते हैं और बड़ा संयंत्र है। वहाँ 8,700 कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। उन्होंने अपने औजार रख दिए और फैक्ट्री बंद करके बाहर निकल आए। ये काम हुआ 1 महीने से जारी, जो हड़ताल थी अमेरिका में ऑटो कर्मचारियों की, उसी सिलसिले में। इस संयंत्र के कर्मचारी उस हड़ताल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फोर्ड के इस संयंत्र के कर्मचारी करीब 9,000 कर्मचारी इसमें शामिल हो गए। ये हड़ताल 14 सितंबर से चल रही है अमेरिका में। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जब हम इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 तारीख को, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अमेरिका में सारी प्रमुख ऑटो कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 14 सितंबर को दरअसल अमेरिका में सारी ऑटो कंपनियों की जो यूनियंस और जो कर्मचारी हैं उनके सैलरीज का, उनके वेतन भत्तों का नवीनीकरण होना था। मांगे थी उसे बढ़ाया जाए, वही पुरानी मांग, और उस पर कंपनियां तैयार नहीं हुई, क्योंकि कंपनियों का कहना था कि 2 साल तक तो कोई बिक्री नहीं हुई, अब तो बिक्री शुरू हो रही है, डिमांड आ रही है, और उस समय हम कर्मचारियों की तनख्वाहें कैसे बढ़ा दें। केंटकी में जो फोर्ड का संयंत्र है उसका प्रबंधन कर्मचारियों को रोके हुए था कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। अंततः बातचीत टूट गई। कंपनी यूनियन की मांग के मुताबिक वेतन बढ़ाने को राजी नहीं हुई और फोर्ड के इस बड़े ट्रक संयंत्र के सारे कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो गए। शुभम, ये अमेरिका में 88 साल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन स्ट्राइक है। पिछले 88 साल में इतनी बड़ी हड़ताल अमेरिका ने नहीं देखी जो इस समय अमेरिका में चल रही है जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हैं। और ये हड़ताल अमेरिका की 3 सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों के खिलाफ है। इनको बिग 3 कहा जाता है अमेरिका में। इस तरीके के शब्द बिग 3, बिग 4 बहुत कॉमन है। इनमें 3 कंपनियों में एक कंपनी है जनरल मोटर्स, जिसके बारे में आप जानते हैं, दूसरी कंपनी फोर्ड है, और तीसरी कंपनी है स्टेलेंटिस। स्टेलेंटिस एक नई कंपनी है, हाल फिलहाल में पैदा हुई। शायद इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, इसके ब्रांड्स और इसके तहत बनने वाली कारों का नाम सुना होगा। स्टेलेंटिस 2021 जनवरी में बनी है। ये नया समूह है। इस कंपनी को फिएट, क्राइसलर और जो फ्रेंच PSA ग्रुप है, इनको मिलाकर एक नए कांग्लोमरेट के तौर पर तैयार किया गया है। फिएट, डॉज, अल्फा रोमियो, प्यूजो, क्राइसलर, सिट्रॉन, अबार्थ, मासेराती, जीप्स, वॉक्सहॉल जैसे जो करीब बड़े 16 ब्रांड हैं वो स्टेलेंटिस के नीचे आते हैं, यानी स्टेलेंटिस इन ब्रांड्स की मालिक है। इसमें क्राइसलर के भी ब्रांड हैं, डॉज के, क्राइसलर के, PSA के और फिएट के ब्रांड शामिल हैं। इनके खिलाफ, इन 3 बड़ी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स एसोसिएशन ने पिछले 1 महीने से चक्का जाम कर रखा है, बंद कर रखा, और कोई उत्पादन नहीं हो रहा। और अब जबकि अमेरिका में अभी त्योहारों की, वहाँ भी क्रिसमस के दौरान मांग निकलती है, कारों की बिक्री बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही, तो कंपनियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस हड़ताल को कैसे रोका जाए। सर, ये हड़ताल आम नहीं है, बात केवल 3 कंपनियों तक की नहीं है। खबर ये भी है कि बाइडेन उस हड़ताल में अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे, और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पदस्थ हैं और वहाँ पहुँचे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का मामला वहाँ बड़ा मामला बनने वाला है क्योंकि राष्ट्रपति तक वहाँ पहुँच गए हैं? हाँ, और फिर दूसरी अनोखी बात, 88 साल की सबसे बड़ी हड़ताल थी और उसमें जो राजनीति ने जिस तरीके से अमेरिका में मोड़ लिया वो सबसे चौंकाने वाला था। और कंपनियों को आमतौर पर इस तरह की उम्मीद नहीं होती कि सरकारें हड़ताल की समर्थन करेंगी। सबसे बड़ा इतिहास इस हड़ताल में ये बना कि अमेरिकी राष्ट्रपति सितंबर के आखिरी सप्ताह में मिशिगन की पिकेट लाइन पर पहुंचे, जो पिकेट लाइन है जहां पर मोर्चा लगा हुआ है। भारत के ट्रेड यूनियन की भाषा में मोर्चा या धरना या गेट जिसको कहें, अमेरिका में उसको पिकेट लाइन कहते हैं। उस पिकेट लाइन पर पहुंचे। डेमोक्रेट्स लेबर आंदोलन का समर्थन करते हैं, वो हमेशा श्रमिकों के अधिकार की बात करते हैं, और इसलिए बाइडेन ने पहुंचकर वहां उस पिकेट लाइन पर पहुंचकर हड़तालियों की मांग का समर्थन किया। बाइडेन ने कैप पहनी बेसबॉल की, जिस पर यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स का लोगो लगा हुआ था। और पहली बार कोई पदस्थ राष्ट्रपति हाल फिलहाल के दशकों में ऐसा था जो हड़तालियों की पिकेट लाइन पर जाकर उस हड़ताल का समर्थन कर रहा था। ये वही जो बाइडेन है जिन्होंने दिसंबर में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल को टालने के लिए अमेरिकन कांग्रेस को एक विशेष बिल पास करने के लिए बाध्य किया था। और ये कहा था बाइडेन ने कि अगर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हो गई तो बड़ा संकट आ जाएगा, और उसमें दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों सहमत हुए थे और रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाने पर फैसला किया गया था। ये वही बाइडेन थे जो हड़ताल को खत्म करा रहे थे, पर हड़ताल का समर्थन करने के लिए वो पिकेट लाइन पर पहुंचे और उन्होंने उसका सपोर्ट किया और यह भी कहा कि आपकी मांगें जायज़ हैं, ऑटो कंपनियों को आपकी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन अकेले बाइडेन नहीं थे।
उसके अगले सप्ताह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो मुकदमों में फंसे हुए हैं, तमाम अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, वो भी इस मोर्चे पर गए। उन्होंने भी मिशिगन के इस ऑटोमोबाइल हड़ताल के मोर्चे पर जाकर समर्थन किया। वजह ये कि ऑटो यूनियन अमेरिका में बड़ी ताकत है, काफ़ी बड़ा यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स सबसे बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है और अगले साल चुनाव होने वाले हैं। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट को दोनों को ऑटो कंपनियों के साथ सहानुभूति रखना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। डेमोक्रेट्स के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, रिपब्लिकन्स के चुनावी तौर तरीकों का, चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। जिस वक्त तक हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक स्ट्राइक खत्म होने का कोई संकेत कहीं से नहीं आ रहा था और ये हड़ताल जारी थी, चल रही थी और अमेरिका के बाजार में कारों की महंगाई का दूसरा दौर शुरू हो गया था। सर, अमेरिका में हड़ताल, एक तो अमेरिका और फिर वो हड़ताल, मतलब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको साथ में रखना बड़ा अजीब लगता है कि मान लीजिए एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पर्याय, मतलब अमेरिका पूंजीवाद के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ ये यूनियनबाजी वगैरह, पूंजीवाद तो सबसे पहले इनसे घृणा करता है एक तरह से मान लीजिए, फिर ये दोनों चीज़ें एक साथ, कुछ ये नया सा नहीं है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और शुभम, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब पीएम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो हमारे जहन में रूस आता है, चीन आता है, हमारे जहन में यूरोप के कुछ देश आ सकते हैं, फ्रांस जैसे देश जहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन है, भारत का जिक्र आता है जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में ट्रेड यूनियंस और अमेरिका में हड़ताल थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन अगर आप सच्चाई माने तो ट्रेड यूनियंस के आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ और सबसे मजबूत इतिहास अमेरिका के पास है। हम आपको एक फिलर या टीजर देकर आगे बढ़ते हैं। इस बार किस्सों का सिक्का देखना मत भूलिएगा, हालांकि किस्सों के सिक्के के बारे में आपको सबको महीने के अंत में बताते हैं, लेकिन इस बार किस्सों के सिक्के में आपको आपके इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक कहानियों के साथ मिल जाएगा कि मिशिगन के जिस स्थान पर, जिस जगह पर बाइडेन मौजूद थे, वहाँ से अमेरिका में ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक बड़ा इतिहास बना था। तो खैर, लेकिन अमेरिका में ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत है, बड़ा है और अमेरिका की राजनीति का हिस्सा है। तो हमें माने कि पूंजीवादी अमेरिका में लेबर आंदोलन नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। बेहद बड़ा इतिहास है और बहुत रोमांचक इतिहास है। इस पर हम किस्सों के सिक्के में हमने बात की है, खासतौर से ऑटो कर्मचारियों की हड़ताल के संदर्भ में। हुआ ये कि यूरोप और अमेरिका में दोनों जगह ताज़ा श्रम आंदोलन शुरू हुए हैं, बड़े तेजी से आए हैं और ये कोविड के बाद आए हैं। महंगाई की चुनौती के बीच कर्मचारी लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। तो अमेरिका केवल नहीं, यूरोप में भी खासतौर से जो घोर पूंजीवादी देश हैं, वहाँ भी दोनों तरफ, अटलांटिक के दोनों तरफ हड़तालों की कतार लगी है। यूरोप और अमेरिका में पोस्टल कर्मचारी, कार कर्मचारी, नर्सेज, रेलवे कर्मचारी, यहाँ तक कि हॉलीवुड के लेखक और जूनियर आर्टिस्ट तक हड़ताल कर चुके हैं। या तो कुछ हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं और उनको सरकार ने समझा बुझाकर बंद किया, और कुछ की हड़तालें शुरू हो गई और जारी हैं। दिसंबर की बात हमने बताई, पिछले साल दिसंबर में अमेरिका में रेलवे स्ट्राइक होने वाली थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस यूक्रेन युद्ध की चिंता छोड़कर विशेष रूप से राष्ट्र से दखल देना पड़ा, संसद को बुलाना पड़ा और स्पेशल कानून बनाना पड़ा। और तब जब वेतन बढ़ाया गया तो ये बड़ी हड़ताल टल गई। नहीं तो अमेरिका में रेलवे के स्ट्राइक्स का इतना लोमहर्षक और रोमांचक इतिहास है कि अमेरिका में रेलवे के स्ट्राइक्स में गोलियां चली हैं, हिंसा हुई है। इतना पावरफुल रेलवे का ट्रेड यूनियन है, रेल रोड यूनियन है, जिसका एक बड़ा इतिहास है। कई जगह उद्योगों ने थोड़ी सक्रियता दिखाई, हड़ताल रोकने की कोशिश की तो समझौते हो गए। जैसे कनाडा में अभी 12 अक्टूबर को जनरल मोटर्स के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे, पर कनाडा का जो ऑर्गेनाइजेशन था जनरल मोटर्स का, उसने थोड़ी सूझबूझ दिखाई, समझदारी दिखाई, समझौता किया और हड़ताल एक ही दिन चली, अगले दिन खत्म करा ली गई। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाया। अमेरिका में हॉलीवुड में जो राइटर्स हैं, कहानी लिखने वाले लोग हैं, वो 11,000 राइटर्स और जूनियर आर्टिस्ट, करीब 6 लाख जूनियर आर्टिस्ट पिछले 4 महीने से हड़ताल पर है। 4 महीने से काम बंद है। हॉलीवुड में फिल्में बनना बंद है, उत्पादन नहीं हो पा रहा, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, शूट्स नहीं हो पा रहा, क्योंकि अमेरिका में टीवी प्रोडक्शन के से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण लोग, इनके पैसे, इनके पगार, इनके वेतन नहीं बढ़ रहे हैं। हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। अमेरिकी लेबर ब्यूरो का ताज़ा आंकड़ा मैं देख रहा था, 2022 से अब तक अमेरिका में करीब 23 बड़ी हड़तालें या कामबंदी हो चुकी है। 23 हड़तालें हो चुकी हैं और ये पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा नंबर है। अब आप देखिए, पूंजीवादी अमेरिका में 1 साल के अंदर 23 हड़तालें हो चुकी हैं और 20 साल में सबसे बड़ा नंबर है। अमेरिका में 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों वाला कोई भी उद्योग, किसी उद्योग या किसी भी सर्विसेज में 1 सप्ताह के दौरान कम से कम अगर एक शिफ्ट में भी काम बंद हो जाता आंदोलन के कारण, तो उसे कामबंदी माना जाता है। ये उनके नियम के हिसाब से शामिल है। अमेरिका के बाद दूसरा देश यूके है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ तो कर्मचारियों ने नाक में दम कर रखा है सरकार की। और इन दोनों देशों में जो हड़ताल वाले दिन हैं, वर्किंग डेज में, उनका औसत सबसे ज़्यादा है। आपको भी याद होगा, पता चला होगा कि ब्रिटेन की सरकार ने
टाटा स्टील को अपने एक पुराने संयंत्र को डीकार्बनाइज करने की डील दी है और बड़ा समझौता दिया। वो इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ के कर्मचारी बिल्कुल आंदोलन पर उतारू थे, क्योंकि वो प्लांट बंद होने वाला था और अगर उसका डीकार्बनाइजेशन नहीं किया जाता तो वहाँ हड़ताल हो सकती थी। ये आंकड़ा देखिए आप, अमेरिका और ब्रिटेन में यानी यूएस और यूके में जो स्ट्राइक वाले डेज हैं उनमें रिकॉर्ड ऊंचाई दिखाई दे रही है। जो लाल वाला ग्राफ है या जो लाल वाली लाइन है उसे आप इससे देख सकते हैं। सर, अगर एक सूची बनाई जाए जिसमें पीछे बीते एक साल में हुई सबसे बड़ी हड़तालों का ब्यौरा हो, तो आप शीर्ष पर या चुनिंदा कौन सी हड़तालों को रखेंगे? हम सामने देख रहे हैं, जैसे 2022 में 23 में नेशनल हेल्थ सर्विस के कर्मचारियों ने ब्रिटेन में हड़ताल कर दी, काफ़ी बड़ी हड़ताल थी। उसके बाद करीब ब्रिटेन में एक साल में 50,000 रेलवे कर्मचारी कई बार अपना काम बंद कर चुके हैं, रोक चुके हैं। ब्रिटेन में रेलवे की हड़तालें संभल ही नहीं रही हैं। ब्रिटेन के डाक कर्मचारी लगातार काम बंद कर देते हैं बीच बीच में। अक्टूबर में अमेरिका की एक कंपनी है प्रमुख, जॉन डियर ट्रैक्टर्स बनाती है, इसके 10,000 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। अमेरिका में केलॉग्स के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। स्टारबक्स के 200 स्टोर आज तक 2021 से आज तक हड़ताल के दायरे में हैं, नहीं चल पा रहे हैं। यूपीएस के कर्मचारी, जो यूनाइटेड पोस्टल सर्विस है अमेरिका की, उसके करीब 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले थे, लेकिन समझौता कर लिया गया। तो देखिए, जहाँ जहाँ सरकार की 2 एजेंसियां हैं, रेलवे और यूपीएस, जहाँ सरकार दखल दे सकती थी वहाँ सरकार ने दखल देकर हड़तालें रोकवा ली, लेकिन प्राइवेट कंपनीज इन मांगों को स्वीकार नहीं कर पाई और इसलिए हड़ताल बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये बात केवल यूरोप और अमेरिका की नहीं है। आप चौंकेंगे जानकर कि जापान, चीन और एशिया के देशों में भी श्रम आंदोलन और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स एकदम अचानक खड़े हो गए हैं, जैसे धरती फाड़कर निकल आए हैं। ऐसी परिस्थिति में चाइना लेबर ब्यूरो का मैं आंकड़ा चेक कर रहा था, 2022 से 2023 के दौरान 1500 लेबर मूवमेंट चाइना में हुए। लोग कहते हैं चाइना अथॉरिटेरियन है, अधिनायकवादी है, आंदोलनों को कुचल देता है, पर ये 1500 लेबर आंदोलन चाइना में हुए हैं और चाइना की सरकार को उन्हें रोकने के लिए कोशिश करनी पड़ी। 2018 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब चीन की सरकार अपने यहाँ नाराज और गुस्साए श्रमिकों से, कर्मचारियों से बुरी तरह परेशान है। शेंजेन, डांगुआन, यीबू और फोशान, इनकी फैक्ट्रीज़ के एक मालिक और कर्मचारी लगातार सरकारों से इस बात की गुहार कर रहे हैं कि आंदोलनों को रोका जाए। हर रह कर तालाबंदी होती है, फैक्ट्रीज घेर ली जाती हैं, झंडे उठा लिए जाते हैं, काम बंद हो जाता है। ये उस स्थिति में हो रहा है जबकि चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। कोविड के दौरान बहुत सारा उत्पादन ठप हो गया था, जो दोबारा खुलना शुरू हुआ तो कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिए। जापान में भी तेजी से ट्रेड यूनियन के आंदोलन पिछले 1 साल में बढ़े हैं। जापान में मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, नर्सिंग में और कंस्ट्रक्शन में 2 साल में 4000 के आसपास छोटी बड़ी स्ट्राइक्स हो चुकी हैं जापान के में इस समय। ज़्यादा सर, शुरुआत में मैंने कहा था कि मंदी, हड़तालें, ये सब 70 के दशक के आसपास की बात थी। 40 साल बाद ये सब दोबारा क्यों उपज रहा है एक तरह से? और ये बात जानना ज़रूरी है, खासतौर से इस मौके पर जबकि उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तकनीकी सेवाओं में बड़े कर्मचारी हैं, कंपनियों के पास पिंक स्लिप देने के अकूत अधिकार हैं, किसी को भी कभी भी निकाला जा सकता है, पिंक स्लिप दी जा सकती है। पिछले 1 साल मैंने बहुत सारी छटनी देखी टेक्नोलॉजी उद्योग में। दरअसल 1970 के दशक में, जैसा हमने कहा था 1970 हमें याद आ रहा था, 1970 के दशक में ट्रेड यूनियन मूवमेंट काफ़ी तेज हुआ करते थे। भारत में भी उस दौरान ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स काफ़ी तेज होते थे। जिस दौर की फिल्मों का जिक्र शुभम ने आपके सामने किया, उन फिल्मों का विषय ही ट्रेड यूनियन मूवमेंट से आता था, लेबर आंदोलन से आता था। कुछ बड़े शहर भारत के ट्रेड यूनियन के गढ़ हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ बड़ी कंपनियाँ होती थी, वहाँ आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते थे। लेकिन इसके बाद निजी फैक्ट्रियों में लेबर कानून बदले, निजी फैक्ट्रियाँ आई और उनमें ट्रेड यूनियंस की संख्या कम होती चली गई, कर्मचारी संगठनों की संख्या कम होती चली गई। कर्मचारी भी इसमें शामिल होने से दूर होने लगे। बहुत जगह यूनियंस बनना ही बंद हो गई, बनी ही नहीं, और बनी भी तो कर्मचारियों ने उसमें भागीदारी नहीं की। रोजगारों का तरीका भी बदल गया। पहले सब स्थायी नौकरी मांगते थे, फिर अस्थायी नौकरियां आने लगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गया और एक आदमी 2 जगह काम करने लगा, यानी यूनियन जैसी कोई व्यवस्था नहीं बची। लेकिन 3-4 साल में हालात अचानक पलट गए। ना तो उद्योग इस बदलाव को कायदे से समझ पाया, ना सरकारें समझ पाई। कोविड खत्म होने के बाद कर्मचारियों के आंदोलन बहुत तेजी से वापस लौट आए और सरकारों को तब पता चला, जब ये आंदोलन शुरू हुए अमेरिका में और यूरोप में, तब उन्हें पता चला कि अभी भी कई उद्योग और कई ऐसी सेवाएं हैं जहां कंपनियों की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, कर्मचारियों की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, लेबर की भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, वो 1980 के बराबर है। तो दुनिया के लेबर उद्योग में 2 परिदृश्य हैं। एक ऐसा कि जहां श्रम
विभाजित है, लोग अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, लेबर यूनियन नहीं है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां लेबर यूनियन मौजूद है और बेहद ताकतवर हैं और उनकी क्षमताएं 1980 के बराबर हैं, और जहां वे मौजूद हैं वहां वे बड़ी ताकत बनकर मौजूद हैं, और इसलिए वे किसी भी स्थिति में सामूहिक रूप से कंपनियों और सरकारों को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। इसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर कहते हैं। पिछले 3 दशक के दौरान यूनियंस के जरिए होने वाले श्रम समझौतों में, लेबर समझौतों में या वेतन समझौतों में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन महंगाई से कम है। एक ग्राफ हम आपको दिखाते हैं। इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि दुनिया में किस देश में ट्रेड यूनियन का विस्तार कितना है और सरकारों या कंपनियों को झुकाने की उनकी ताकत कितनी है। ये पूरी दुनिया के देशों का अलग अलग ग्राफ है। इससे आपको समझ में आएगा कि किन किन देशों में कितनी ताकत मौजूद है, और वो ताकत हमें अभी जैसे सामान्य रूप से देखें तो ऑटो इंडस्ट्री यूरोप की सबसे ताकतवर, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ी है। रेलवे रोड इंडस्ट्री अमेरिका की, उसकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ी है। यूरोप में बड़ी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है हेल्थ केयर एम्प्लॉइज़ की, और जहाँ जहाँ ये पावर है वहाँ उन्होंने सरकारों और कंपनियों को झुकाया है अपनी शर्तों पर। सर, ये नई लहर जो आपने कहा, इसको नया लहर नाम दिया, नई लहर आने की वजह क्या है? मुख्य 4-5 बड़ी वजह हैं जो दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो ये कि महंगाई बढ़ने के साथ वेतन नहीं बढ़े। चूँकि कोविड के दौरान यूरोप के और अमेरिका के कई देशों में नौकरियां तो नहीं कम हुई, नहीं काटी गई, क्योंकि सरकार की मदद से, सरकार से पेचेक प्रोटेक्शन लेकर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के रोजगार तो संरक्षित किए, पर उनके वेतन नहीं बढ़ाए। और जैसे ही कोविड गया शुभम, वैसे ही रिकॉर्ड महंगाई आ गई। यूरोप में तो जिंदगी जीने की लागत दहाई के अंकों में पहुँच गई, जबकि वेतन कम थे। रेलवे, पोस्टल, हेल्थ केयर, स्टील, कोल, इन सारे क्षेत्रों में जो वेतन समझौते हैं वो पुराने हैं। महंगाई उसके बाद बढ़ चुकी। तो जब नए वेतन समझौते चर्चा के लिए आए, तो जब कर्मचारी सामने आए तो उन्होंने महंगाई को इसमें शामिल करने की बात की। मैं आपको बता चुकी कि वेतन बढ़े हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से वो कम है। और जब प्रबंधन और कर्मचारी सामने मेज पर बैठे तो प्रबंधन को अपनी बैलेंस शीट नजर आई, क्योंकि सेल्स नहीं हो रही, महंगाई बढ़ी है तो उनके लिए भी बढ़ी है, उनके कच्चे माल की लागत भी बढ़ी है। और यही कर्मचारी उनके ग्राहक भी हैं, क्योंकि उनके उत्पादों का इस्तेमाल भी करते हैं। यही कंज्यूमर्स भी एक तरह से हो जाते हैं। तो कंज्यूमर्स की डिमांड घटने के कारण कंपनियों को लगता है कि लेबर की कॉस्ट कम रखी जाए। अमेरिका का ऑटो उद्योग इसका ताज़ा उदाहरण है, और वहाँ महंगाई को शामिल करके और ज़रूरी सुविधाओं को जोड़ने के बाद कर्मचारियों ने जो मांगें रखी वो उद्योग को मंजूर नहीं थी, और इसलिए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ी हड़ताल हो गई है अमेरिका में ऑटो सेक्टर की, जो अभी तक जारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो वर्किंग कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी नई ताकत का एहसास किया है। यूरोप और अमेरिका में कर्मचारियों की बड़ी कमी है, लाखों पद खाली पड़े हैं। यूरोप में बुढ़ापा भी आ रहा है, कर्मचारी नहीं है। इन देशों की सरकारों ने अपने आप को काफ़ी रूढ़िवादी में बदल लिया, बाहर से कर्मचारियों को आने नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आउटसोर्सिंग रोक दी। ब्रिटेन अनिवासियों को, प्रवासियों को काम देने के मामले पर ब्रेग्जिट कर गया, यानी यूरोपियन समुदाय से बाहर हो गया। अब यहाँ का श्रम बाजार का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। अब कर्मचारियों को रोक कर रखना कंपनियों की मजबूरी है, क्योंकि पद खाली पड़े, नए कर्मचारी आ नहीं रहे और उपलब्ध नहीं है, जबकि काम काफ़ी कराना है। तो अब सीमित कर्मचारी हैं, इसलिए वो अपनी क्षमता का और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो काम धंधे बंद हो जाएंगे, बाहर से कर्मचारी नहीं आ रहे, तो उनको अपनी इस नई ताकत का एहसास हुआ है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि इसका बिल्कुल एक उल्टा परिदृश्य है जो सामने दिखाई दे रहा है। सर्विसेज सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या पहले कम हुआ करती थी, अब सर्विसेज सेक्टर में कर्मचारी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर से आईटी सर्विसेज में। लेकिन उसमें गिग कर्मचारी हैं, जो गिग लेबर है, जो अस्थायी रूप से काम करता है। इन सस्ते कर्मचारियों से स्थायी रोजगार के लिए चुनौती है, क्योंकि ये कम कीमत पर ज़्यादा काम करने को तैयार होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ कर्मचारियों को एकजुट होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, वहाँ शुभम वो एकजुट हो रहे हैं और प्रबंधन को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं कि उन्हें निकाल के सस्ता लेबर ना ले आए, जिससे कि वो सस्ता लेबर लाकर उनको रिप्लेस ना कर सके। चौथी बात, पूरी दुनिया में तकनीक के स्तर पर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने भर के नाम से करीब 3 लाख से ज़्यादा IT जॉब्स पिछले 1 साल में दुनिया में चले गए। स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा नौकरियों का कत्ल हुआ। ऑटो कर्मचारियों को इस बात का डर है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक वाहन बनना शुरू हुए, वैसे ऑटो उद्योग में बड़ी छटनी आएगी, क्योंकि इतनी मशीनों की, इतने तंत्र की ज़रूरत ही नहीं होगी कार को बनाने के लिए, जितनी कारें आज बनती हैं, जिनको हम कंबक्शन इंजन पर चलने वाली कारें देखते हैं जो बनते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक आया और बैटरी चालित गाड़ियाँ आई, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। तब तक ऑटो बनाने में रोबोटिक्स का
सीमा तक आगे पहुंच चुकी होगी। यूरोप में कई सारे वॉक्सवैगन के जैसे प्लांट हैं जिनमें अभी भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ है कि डीकार्बनाइजेशन, जिस पर हमने पिछले इकोनॉमिक में बात की थी। डीकार्बनाइजेशन में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर अपना निवेश करेंगी तो इससे 20 करोड़ के आसपास नौकरियां खत्म होंगी, क्योंकि जो नई तकनीक आएगी वो मशीन ही होगी और इसलिए रोजगारों की संख्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए कर्मचारियों को ये डर है कि वो अपने हितों की जितनी ही हिफाजत कर सके एकजुट होकर। इसलिए जो बिखरा हुआ ट्रेड यूनियन आंदोलन था, कर्मचारी ट्रेड यूनियंस में शामिल नहीं होते थे, संगठनों से बाहर रहते थे, वो सब अब एकजुट होने लगे। तो ये 4 ऐसी फोर्सेस एक साथ लेबर मार्केट में काम कर रही हैं। इन चारों फोर्सेस की वजह से पूरी दुनिया की सरकारों के सामने भी और कंपनियों के सामने भी अचानक वो पुराना 70 के दशक वाला ट्रेड यूनियन आंदोलन सामने दिखाई दे रहा है। सर, ये जो 70 के सपने दिख रहे हैं, इनका समय कितना खराब है? मतलब आप ये मान के चलिए, अभी तो कोविड से वापसी हो रही थी, कुछ उद्योग कर गए थे, कुछ अभी कर रहे थे, कलह रहे थे, उसमें ही ये हड़तालें सर पर आके बैठ गई। ये दौर कितना नाजुक, कितना मुश्किल है? ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दौर इसलिए है क्योंकि मेरी 1-2 दिन में कई कंपनियों के प्रमोटर्स और इनसे बात हो रही थी लेबर इश्यूज़ को लेकर कि लेबर चैलेंजेस किस तरीके के हैं। कंपनियों की चुनौती है कि एक तो कोविड के घाटे अभी तक नहीं भरे, 1-2 साल काफ़ी नुकसान हुआ, फिर कच्चे माल की कीमतें सातवें आसमान पे हैं, कमोडिटी का सुपर साइकिल चल रहा है, उन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए डिकार्बनाइजेशन के लिए, नया निवेश करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खरीदने के लिए, रोबोटिक्स लाने के लिए, जो उनके उत्पादन के लिए ज़रूरी है। और ऐसी सूरत में कर्मचारियों के आंदोलन सामने हैं। स्टॉक मार्केट में उनके शेयरों की ज़बरदस्त पिटाई हो रही। बैंकर्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जब कर्मचारी आंदोलन किए हुए हैं, एक महीने से में काम बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो उन्हें उनके कर्ज चुकाने की, उन्हें नए फिनांस करने की, प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन करने की इसमें चुनौतियाँ आ रही हैं। कंपनियों और सरकार के बीच में बुनियादी फ़र्क है। सरकारें तो नोट छाप लेंगी, तनख्वाहें बढ़ा देंगी, पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को तो अपनी बैलेंस शीट पर उसका असर लेना होता है। तो इसलिए अमेरिका में आनन फानन में बाइडेन ने रेलवे की स्ट्राइक खत्म करा दी, पर ऑटो कंपनियां महीने भर से अपने कर्मचारियों को इस बात पर समझाने में लगी हैं कि जितनी तनख्वाह में बढ़ोतरी मांगी जा रही उतनी नहीं मिल रही। अब इस समय कई सारे ग्लोबल बैंकर, फंड हाउसेस लेबर आंदोलनों पर रिपोर्ट छाप रहे हैं, बैंकरों को सतर्क कर रहे हैं, शेयरधारकों को बता रहे हैं कि ये श्रम आंदोलनों का नया दौर लंबा और ज़्यादा जिद्दी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कंपनियां चलानी होंगी तो तनख्वाहें बढ़ानी होंगी, और तनख्वाहें बढ़ाएंगी तो उसकी लागत कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट में जोड़ देगी अगर वो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। और अगर ये हुआ तो लेबर फोर्स एक बड़ी ताकत हो जाएगी महंगाई बढ़ाने में, क्योंकि तब महंगाई और ज़्यादा जिद्दी हो जाएगी। तो जो बैंकर्स की रिपोर्ट्स हैं वो एक तरफ तो ये बता रही हैं कि पहले तो इन्हें संभालना मुश्किल है, और उनको संभाल भी लिया गया और इनसे जो भी समझौता कर लिया गया, कंपनी को आगे उसकी कॉस्ट अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में पास ऑन करनी होगी, जिसके कारण डिमांड सामने दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, बैंकों का स्पष्ट रूप से कहना है और कंपनियों को ये बताया जा रहा है कि 2018 से पहले जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट वाला दौर था वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई के अब जो फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, चाहे डिकार्बनाइजेशन हो, चाहे लेबर की बढ़ती लागत हो, या दुनिया में ट्रेड का सिकुड़ना हो, ये तीनों कारक ऐसे हैं जो महंगाई को बहुत ऊंचाई पर तो नहीं ले जाएंगे, पर महंगाई को एक निर्धारित स्तर से नीचे भी नहीं जाने देंगे। तो यानी जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट वाला दौर था ना, जो जीरो और माइनस इंटरेस्ट रेट हमने 2018 तक देखा था, 1%, आधा % पर यूरोप और अमेरिका में पैसे मिल जाते थे, उसकी संभावना अब ना के बराबर दिखाई दे रही है। तो इसलिए आप भी कोई कारोबार करते हो, रोजगार करते हो, तो आपको इन बदलावों को समझना होगा कि वित्तीय बाजार की या अर्थव्यवस्था की दुनिया एक श्रम मूवमेंट से लेकर ब्याज दरों तक कैसे जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं आप इसके तार भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी से भी जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अर्थात। आगे बढ़ते हैं आपके सवाल जवाबों की बारी। पहला सवाल सर आदित्य जी का है, वो ये पूछ रहे हैं भारत में ईवी की क्रांति कैसे आएगी? सब्सिडी कम कर दी गई है सरकार की ओर से, क्या नई नीतियाँ बनानी होंगी अब? ईवी की क्रांति के लिए 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सके, और उसकी कॉस्ट क्या हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की, क्योंकि अभी तक सब्सिडी देकर उसकी ओनरशिप की लागत तो कम कर दी गई थी कि आप उसे खरीदते समय तो उसकी लागत कम हो जाती थी, पर उसे कंसिस्टेंटली मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है उसमें अभी जिस बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो बिजली तो कमर्शियल पावर नहीं है। आने वाले समय में ग्रिड पे लोड को देखते हुए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ सरकारों से मांग करेंगी कि
वाहनों की चार्जिंग के टैरिफ अलग किए जाएं, क्योंकि उन्हें कम से कम उसके कंपैरिजन में तो होना चाहिए जिस कीमत पर आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। तो उस कंपैरिजन पे लाने के लिए जब टैरिफ बढ़ेंगे तो उससे निर्धारित होगा कि भारत में ईवी की क्रांति कितनी सफल हो सकती है या नहीं, पहली चीज़ ये। दूसरा सवाल ये कि भारत में ईवी को चलाने के साथ उसका उतना बड़ा चार्जिंग नेटवर्क, उतनी पावरफुल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये सारी चीज़ें और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लंबा समय लगेगा। पेट्रोल डीजल का नेटवर्क भारत में बहुत बड़ा है, चारों तरफ फैला हुआ है, आपको हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर गैस स्टेशन मिल जाते हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल की डिमांड बनी हुई है। और फाइनली कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑटोमोबाइल में तीनों चीज़ें एक साथ प्ले करती हैं, तीनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं कि ऑटोमोबाइल की ओनरशिप कितनी है, उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। अभी ईवी की ये मैथमेटिक्स है, ईवी का ये इकोनॉमिक्स भारत में सेट नहीं हो पाया है। अल्पेश जी जानना चाहते हैं कि भारत के लिए कार्बन मुक्त बनने का जो रास्ता है वो कितना मुश्किल है? कठिन है, डिफ़िकल्ट है। भारत ने तो अभी जो शर्तें अपने लिए रखी थी उन सबसे भी पीछे हट रहा है, जैसे कि कोयले का आयात रोकना, जैसे कि कच्चे तेल की खपत में कमी करना। इस समय तो भारत की अर्थव्यवस्था को अगर तेज विकास चाहिए तो उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। तो कार्बन मुक्त होने के लिए तो भारत में कामकाज के पूरे तौर तरीके बदलने होंगे। और चूंकि भारत का बहुत बड़ा उत्पादन, ये बात बेहद महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा गया, इसे गहराई से समझना जरूरी है कि भारत का बहुत बड़ा उत्पादन असंगठित क्षेत्र से आता है। बहुत बड़ा उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, जहां पर पर्यावरण को लेकर सतर्कता या जागरूकता तो भी है ही नहीं, शून्य स्तर पर है। वहाँ वो तकनीकें कैसे आएंगी जिससे कि उन ऊर्जा के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके जिनमें कम कार्बन की खपत होती है, और उनकी लागत कौन उठाएगा, जो कॉस्ट उसमें डालनी होगी। तो भारत तो अपनी शुरुआत कम से कम अपने एनर्जी सेक्टर से कर सकता है, जहाँ अभी सबसे बड़ा कार्बन प्रोड्यूसर भारत में एनर्जी सेक्टर ही है, थर्मल पावर संयंत्र है। उनकी ग्रीनिंग करके उन्हें बदलने की कैसे अपनी शुरुआत की जा सकती है, और उसके लिए बिजली की थोड़ी महंगाई भी सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पड़ाव इनकम की बात, यहाँ क्या खास? इनकम की बात में इस बार हम आपसे को कहेंगे कि मनी9 पर आप एक साथ कई सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। त्यौहार का मौसम है, आप खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या नए चीज़ों में निवेश कर रहे हैं। मनी9 ने इस त्यौहार को अपने तरीके से आपके लिए सजाया है, और आप पैसे को जहाँ जहाँ भी छूते हैं इस त्यौहार में, उन हर पहलू पर हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ई-कॉमर्स कंपनी आपको कैसे ठगती हैं और ई-कॉमर्स में ऑफर्स का इस्तेमाल कैसे करें, ये दोनों चीज़ें हम आपको किसी का एक कार्यक्रम में बता रहे होंगे। अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं और मकानों की खरीद में ऑफर चल रहा है कि मकान के साथ कार फ्री मिल रही, तो उस ऑफर को कायदे से समझिए और उसके बाद खरीदिए। अगर आप त्यौहार के मौसम में सोना खरीदने जा रहे हैं, गोल्ड खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो गोल्ड का आउटलुक क्या होने वाला है, डिजिटल गोल्ड खरीदें या फिजिकल गोल्ड खरीदें, गोल्ड सेंट्रल में देख लीजिए। त्यौहार के मौसम में नए निवेश की शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में मनी9 के पर कई सारे शो हैं। तो हमारी मनी9 की पूरी टीम अभी से लेकर दिवाली तक अपने सारे शोज़ में, चैन की सांस, 80-90 पूरे 100, बुरा न मानो, टैक्स है, गोल्ड सेंट्रल, म्यूचुअल फंड सेंट्रल, स्टॉक सेंट्रल, इसमें त्यौहार से जुड़ी हुई आपकी खपत, खर्च और निवेश से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें त्यौहार के दौरान आपके सामने, आपके टॉप ऑफ द माइंड में होंगी, उनमें हम दिलचस्प जानकारियाँ और सूचनाएं और आपकी मदद करते हुए दिखेंगे इन सारे कार्यक्रमों में। तो इस बार की दिवाली की तैयारी कीजिए मनी9 के साथ। सर कोई किताब आप और बताने वाले? किताब और सीरीज़ दोनों चीज़ें थी। किताब हम एक नई किताब मैंने मंगाई जो काफ़ी दिलचस्प, मैं काफ़ी समय से इसकी तैयारी कर रहा था। इसका ये किताब है कल्चर, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में संस्कृतियों के इतिहास पर एक बिल्कुल नए तरीके की किताब, नए तरीके से लिखा हुआ इतिहास है। इसको मैंने पढ़ना शुरू किया है। बेहद अनोखी किताब है जिसमें ये जानने की कोशिश की गई इतिहास के संदर्भों में कि संस्कृति कैसे बनती है, क्या कोई एक देश, एक व्यक्ति, एक समाज किसी संस्कृति का मालिक हो सकता है। तो अगर आप किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो इस किताब को पढ़िए, और अगर आप युद्ध की खबरें देख रहे हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर युद्ध पर फिल्में भी देखिए, जहाँ से आपको युद्धों का वो चेहरा दिखाई देगा जो टीवी पर आपको कभी कभी झलक जाता है, जैसे ताज़ा हमलों में दिखाई दिया। और संयोग से दुनिया के बड़े डायरेक्टर्स ने, अच्छे डायरेक्टर्स ने बेहद अच्छी और बेहद ताकतवर फिल्में बनाई हैं युद्ध के ऊपर, जो युद्ध की विभीषिका को दिखाती हैं। जिसमें एक युद्ध पर अभी फिल्म आई थी जिसको कि ऑस्कर भी अवार्ड मिला था, ऑल क्वाइट एंड वेस्टर्न फ्रंट। अगर आपको एक फिल्म देखना हो तो एक फिल्म आप देखिएगा, ऑर्डिनरी मैन, द फॉरगॉटन हॉलोकॉस्ट। कैसे आम लोगों को हिटलर ने इस्तेमाल किया था, बिल्कुल आम लोगों को जिन्हें युद्ध से, राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था, उन्हें सैनिक बनाकर हिटलर ने इस्तेमाल किया था, और आम ही लोगों पर उनके इस्तेमाल से आम लोगों की हत्या और होलोकास्ट कराया था।
तो युद्ध और युद्ध के पीछे की राजनीति कैसे प्ले करती है, उस पर बेहद अच्छी फिल्में नेटफ्लिक्स पर, अमेजन प्राइम पर मौजूद है। कुछ नाम मैंने आपको बता दिया, ऑर्डिनरी मैन मैंने बताया, ब्लड एंड गोल्ड है, और ऑल क्वाइट एंड वेस्टर्न फ्रंट है। इन फिल्मों को देखिए, छुट्टियों का मौसम आ रहा है, ताकि आप देख सकें कि युद्ध की विभीषिका कितनी भीषण होती है और कितनी पीढ़ियों तक लोगों को युद्ध सताते हैं और बर्बाद करते हैं। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। आपको इनकम की बात से लेके किताब और वेब सीरीज इस बार दोनों विस्तार से अंशुमान जी ने बता दी। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव ज़रूर भेजिए, अगले इकोनॉमिकम में उनको शामिल करेंगे। और ये इकोनॉमिकम देखते देखते अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।